मैं आज बात करने वाला हूँ ऐसे मानव इतिहास की कई समृद्धियाँ उपलब्धियाँ प्राप्त की। क्या आप जानते हैं मध्य भारत की वादियों और जंगलों में एक ऐसा साम्राज्य उभरता है जिसने सैकड़ों वर्षों तक अपने साहस और संस्कृति और इतिहास को रोशन करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोंड जनजाति और गोंडवाना साम्राज्य की। गोंड भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है। 2011 के सेंसस के माने तो 10 करोड़ लोग गोंड के उसमें पाए जाते हैं, गोंड जनजाति के पाए जाते हैं। इनकी जो बसावट है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैली थी। इनकी भाषा है गोंडी और कला संस्कृति भी आज इनके जीवन की पहचान है। इनका जो उदय और प्रारंभिक जो काल था वो गोंडों के पूर्वज हजारों साल पहले खेती और जंगलों पर निर्भर जीवन जीते थे। 14वीं शताब्दी में पहली गोंड शासकों के स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आते हैं। राजपूत सामंतों का पतन के साथ गोंडों ने अवसर पाते हैं और अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। गोंडों के जो पहले राजा हैं वो थे जादूराय। गोंड साम्राज्य का पहला महान शासक था जादूराय, जिसे यादव राय भी कहा जाता है। वर्ष 14वीं शताब्दी लगभग 1300 ईस्वी में उन्होंने कलचुरी राजपूतों को पराजित कर एक गढ़मंडला साम्राज्य की नींव रखी। जादूराय पहले कलचुरी दरबार में कार्य करते थे, लेकिन अवसर पाकर उन्होंने गोंडों की शक्ति संगठित की और नए साम्राज्य का सूत्रपात करते हैं। जादूराय जो पहले गढ़मंडला के कलचुरी राज्य की सभा में उच्च अधिकारी थे, अपनी क्षमता और प्रभावशाली नेतृत्व के कारण प्रमुख हो जाते हैं। उनके फैसले में उनके ब्राह्मण गुरु सुरभि पाठक की सलाह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने एक अनाम गोंड राजा की पुत्री से विवाह करते हैं, जिसे उन्हें गोंड समुदाय में सम्मान और अधिकार मिलता है। जब कलचुरी शासक कमजोर हुए, जादूराय ने गोंड सैन्य बल एवं समाज का नेतृत्व कर कलचुरी शासक को पदच्युत कर दिया और गढ़मंडला की सत्ता स्थापित की। उनकी वंशावली आज भी रामनगर के महल की दीवारों पर संस्कृत अभिलेखों में मिलती है। परिवार के सहयोग और गुरु की सलाह के साथ जादूराय ने प्रशासनिक, सामाजिक और सैनिक गठजोड़ से सत्ता पाई। यह उत्थान गोंड समाज के सामाजिक संगठनों जो साक कहे जाते हैं उन संघों की में एकीकृत होकर हुआ। साक क्या होते हैं? साक का जो मतलब होता है वो यहाँ पर समझते हैं। जो गोंड समाज के साक जो क्लानों में एक बटा होता था, जिसे सामाजिक संगठन और नेतृत्व की परंपरा चली आती है। प्रत्येक साक की एक अलग उत्पत्ति कथा है। उदाहरण के तौर पर गोंड समाज में 15 से अधिक प्रमुख साक हैं, जैसे मरावी, मरकाम, बेलम, वीके और ध्रुवे। जादूराय के राज्य की स्थापना के बाद साक व्यवस्था को संगठित करते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य और समाज की एकता बनी रहती है। जादूराय के सामाजिक कार्य और जनता के लिए जो कार्य, सामाजिक सुधार कार्य किए और कृषि और जल संधान जो बनवाए, उनके बारे में बात करते हैं। जादूराय और उत्तरवर्ती गोंड राजाओं ने खेतों की उन्नति हेतु जंगल का साफ करवाया, सिंचाई के लिए तालाब, नहर बनवाए और गोंड किसानों के हित के लिए नीतियां बनाई। गोंडालय मतलब राज्य में शिक्षा, कला और न्याय की प्रणाली में सुधार किए, विभिन्न जातियों और धर्म को समानता दी। यह सामाजिक समन्वय की मिसाल थी। जादूराय से होकर गोंड राजाओं ने पड़ोसी राजाओं के विरुद्ध शक्ति संतुलन और विचार के लिए कई युद्ध किए, जिसमें प्रमुख युद्ध की बात करते हैं जो कालचुरी राजवंश के खिलाफ निर्णायक युद्ध, जिसमें जादूराय ने अपनी सैन्य और राजनीतिक कौशल से विजय प्राप्त की और सत्ता को हासिल की। आगे चलकर संग्राम शाह ने विशाल विस्तार किया तथा 52 किलो कब्जा कर गोंड शक्ति को चरम पर पहुंचाया। रानी दुर्गावती जो थी जादूराय की वंशज ने बाज बहादुर और मुगल सेनापति आसफ खान के खिलाफ ऐतिहासिक युद्ध किए। उनकी वीर गाथा आज भी बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाती है। कुछ ऐसे साकों के बारे में बात करूं तो सबसे पहले जो आता है वो है चांदापुर और देवगढ़ के राजाओं ने बमनी, दिल्ली सल्तनत और मराठा शक्ति के विरुद्ध युद्ध किए। अंत में 18वीं सदी के मराठों और फिर अंग्रेजों ने गोंडवाना पर कब्जा कर लिया। जो साकों का विस्तार मैं बताऊं, उनके विस्तार और उनकी गिरावटों के कारण बताऊं, तो प्रत्येक साख जो क्लान भी कहा जाता है
उभार समाज की बदलती आवश्यकताओं और युद्ध नीति और राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ों से जुड़ा रहा है। शक्तिशाली शाक उच्च पद राजा सेनापति दरबार प्रमुख पर आते थे। इनके पतन के मुख्य कारण ब्रह्म आक्रमण, मराठा, मुगल, अंग्रेज, राजनीतिक षड्यंत्र और अंतघात तथा प्रशासनिक दुर्बलता बताई गई है। मराठा काल में गोंड राज्य उपराज्य बन गए और 1853 तक अंग्रेजों ने पूरी तरह सत्ता खत्म कर दी। जो जादू राय के सांस्कृतिक और अन्य राजाओं से जो संबंध थे और उनके योगदान जो थे उसके बारे में बात करते हैं तो गोंडवाना राजा पड़ोसी राजाओं जो बमनी, दिल्ली से वैवाहिक और सैन्य राजनीतिक संबंध बनाते हैं। चंडेल वंश से विवाह संबंध जैसे संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह और रानी दुर्गावती का विवाह देश का सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक था। सांस्कृतिक योगदान में गोंड काल में मंदिर निर्माण, संगीत, प्रशासनिक सुधार व सामाजिक आर्थिक विकास को उल्लेखनीय है। गोंडों की साम्राज्य के विस्तार जो कथा है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो गढ़ा मंडला का जो हुआ, जो उसकी स्थापना जो करते हैं वो थे जादू राय, जो 14वीं शताब्दी में करते हैं। उनका जो कार्यशैली थी लोगों को पसंद और उनके शासनकाल में उनको प्रमुख राजा का दर्जा दिया जाता है। प्रशासनिक व कृषि सुधार, सिंचाई के लिए तालाब और नहरें बनवाते हैं। समाज के समन्वय के लिए शाक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। शिक्षा और संस्कृति और मंदिर का निर्माण करते हैं जिसमें आप जबलपुर के मदन महल, चौरागढ़ और रामनगर किले, इनकी जो प्रमुख युद्ध कला और युद्धों की बात करें तो कलचुरी राजवंश से निर्णायक युद्ध और संग्राम शाह के नेतृत्व में 52 किले और चौरागढ़ किला बनवाते हैं। रानी दुर्गावती के नेतृत्व में मीरबाज बहादुर और मुगल आसाफ खान से युद्ध 1564 बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जुड़ाव जो पतन की जो गाथा है वो उसके बारे में बात करते हैं तो मुगलों से संधि और बाद में मराठा और अंग्रेजों से संघर्ष। 1853 के बाद उपराज्य बन गया। देवगढ़ राजा जाडवा ने 15वीं शताब्दी में स्थापित किया। इनकी स्थापना जो है अजनबाहु जाडवा 16वीं सदी और पहले गावली और फिर चंद्रपुर के गोंड राजा के अधीन रहे। बाद में स्वतंत्र सत्ता बनाई। इनके जो प्रमुख कार्य थे देवगढ़ किला का निर्माण, समाज में समरसता, स्थानीय राजपूत व अन्य समुदायों से संबंध, सिंचाई और कृषि को बढ़ावा देते हैं। इनकी प्रमुख युद्ध और घटनाओं की बात करते हैं तो गावोली चंद्रपुर में गोंड राजा मुगल सम्राट और अकबर एवं अन्य से सहयोग संघर्ष प्राप्त करते हैं। बख्त बुलंद शाह ने औरंगजेब की सेवा की, फिर देवगढ़ के राजा बने। नागपुर, बालाघाट, सिवनी, भंडारा, खेरला को अपने राज्य में मिलाते हैं। मराठाओं और मुगल के युद्ध में गोंडों की भागीदारी दी जाती है। उनका जो विस्तार होता है 1700 के आसपास। बाद में मूल गोंड सत्ता का पतन होता है। क्षेत्र मराठा और अंततः अंग्रेजों के अधीन में 1743 के बाद होता है। बाकी खेरला शाक की बात करूं तो नरसिंह राय इसके प्रसिद्ध शासक थे। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14वीं सदी, नरसिंह राय के नेतृत्व में हुआ था। इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो है किला निर्माण, जैसे खेरला का मजबूत किला। राजनीतिक सैन्य संरचना की स्थानीय शाखों का मेल करवाया। इनकी जो प्रमुख युद्ध थी और स्थानीय राजपूत और गोंड विदेशी शक्तियों से संघर्ष के साथ होता है। जो क्षेत्रीय राजनीति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनका जो पतन होता है बख्त बुलंद शाह द्वारा खेरला राज्य को अपने राज्य में मिला लेते हैं। फिर मराठों और अंग्रेजों के अतिक्रमण में राज्य का पतन होता है। अगर मैं तीसरे शाख की बात करूं तो चांदा सिरपुर, जो अभी चंद्रपुर महाराष्ट्र का, लगभग 1320 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इस तरह से गोंड 4 बड़े इसकी स्थापना होती है। भीम बल्ला सिंह जो 13वीं सदी राजधानी सरपुर, बाद में बलसार शाह इनके राजा बनते हैं। इनके जो प्रमुख कार्य करवाते हैं, जो राजा रहते हैं उस समय करवाते हैं, समाज को संगठित करने के लिए लोहे का उपयोग सिखाया। बल्लार शाह चंद्रपुर नगर व किला बनवाया, जो स्थानीय हिंदू और गोंड संस्कृति में समन्वय बिठाते हैं। कि इनकी प्रमुख युद्ध और घटनाओं की बात करते हैं तो बमनी साम्राज्य अहमद शाह के युद्ध, बहमनी साम्राज्य अहमद शाह के विरुद्ध मुहर का युद्ध का मुहर लगाते हैं। दिल्ली सल्तनत के संघर्ष, दिल्ली दरबार के शेर शाह की उपाधि प्राप्त करते हैं। औरंगजेब के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन और अंततः संधि करते हैं। बृहस्पति भोसले जो मराठा रूलर के युद्ध के बाद में राज्य छीन लिया जाता है। मराठा और फिर अंग्रेजों के द्वारा राज्य का समापन 1751 के बाद होता है। प्रत्येक शाख के संरचना, जितने भी सामाजिक राजनीतिक बिंदु, राजनीतिक काल है, उनके बारे में बात करें तो राजनीतिक सत्ता हमेशा सामाजिक संगठनों के आधार पर थी। प्रमुख किलों से शक्ति, सुरक्षा और प्रशासन का प्रदर्शन होता था।
प्रत्येक शाख का उत्थान युद्ध, सैन्य क्षमता, संधि तथा सामाजिक एकजुटता पर आधारित था। अंततः बाहिरंग जो मुगल, मराठा और अंग्रेज थे, साम्राज्य के अतिक्रमण और आपसी कलह तथा प्रशासनिक कमजोरियों के कारण पतन हुआ। जो सबसे उत्कृष्ट काल और सबसे अच्छा काल जो माना जाता है वो संग्राम शाह का माना जाता है। गोंडवाना साम्राज्य का स्वर्ण काल आया वो राजा संग्राम शाह मड़ावी के शासनकाल में आता है, जो 1488 से 1541 ईस्वी तक चलता है। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर 52 किलो पर विजय प्राप्त करते हैं। भोपाल, सागर, दमोह और नर्मदा घाटी और सतपुड़ा तक गोंडवाना को फैलाव करवाते हैं। कछारगढ़ किला उनकी वीरता की गाथा सुनाता है। राजा संग्राम शाह की रुचि साहित्य में होती है। वे साहित्य प्रेमी होते थे और रस रत्नमाला जैसे ग्रंथ की रचना करते हैं। संग्राम शाह की जीवनी और ऐतिहासिक योगदान की बात करते हैं। उनका जन्म और वंश और आरंभिक जीवन जो था, उनका जन्म स्थान गढ़ामंडला जो वर्तमान में अभी जबलपुर मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर होता है। उनकी जन्म तिथि की बात करूँ तो 1480 या 1442 ईस्वी में के आसपास माना जाता है। उनके पिता का नाम अर्जुन सिंह अमनदास राजगोण वंश के राजा थे। जो उनका कुल और वंश जो था मरावी जो राजगोण थे। उनकी शासन और उपलब्धियों की बात करूं तो शासनकाल जो लगभग 61 वर्ष का था, सन 1480 से 1541 या फिर 1482 से 1483 ईस्वी के बीच पाया जाता है। गोंडवाना साम्राज्य के शिखर संग्राम शाह ने राज्य के चरम पर पहुंचाया। 52 गढ़ और 57 परगने स्थापित किए, जिससे उन्हें 52 गढ़धीपति की उपाधि मिलती है। राजधानी की बात करें तो गढ़ामंडला से गढ़ा-कटंगा जो अभी जबलपुर में शिफ्ट करते हैं। नवनिर्माण जैसी चीज़ों की बात करें, संग्राम सागर, बाजनामठ, चौरागढ़, सिंगौरगढ़ जैसे किला, मंदिर, तालाब और महल बनवाते हैं। तक की बात करें तो भगवान भैरव के परम भक्त और राज्य का झंडा भगवा किया। तांत्रिक स्थल पर मेट का निर्माण करते हैं। सामाजिक सुधार जो करते हैं वो जल प्रबंधन, सिंचाई के तालाब, गांव का विस्तार पर व्यवस्था, गांव स्तर पर व्यवस्था जो पटेल कहा जाता है, सिक्के भी चलवाते हैं। उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक बात करें तो पड़ोसी राज्य के साथ मैत्री व संघर्ष, विशेष रूप से कालिंजर के राजा कीरत सिंह से गठबंधन होता है। ये जो युद्ध लड़ते हैं, प्रमुख जो युद्ध लड़ते हैं, गयासुद्दीन खिलजी की सेनाओं को हराते हैं और गोंडवाना की सीमा को सुरक्षित रखते हैं। दिल्ली के एक ऐसे विद्रोही सुल्तान को हराते हैं। बमनी, मालवा और अन्य मध्यकालीन शक्तियों से संघर्ष और गौड़ सत्ता को उत्तर भारत के बड़े साम्राज्य के बराबर करते हैं। इनके जो उत्तराधिकारी और परिवार का जो इनके पुत्रवधू साहस की प्रतिमूर्ति जो है रानी दुर्गावती संग्राम शाह के पुत्रवधू। उनका जो शासनकाल का जो दौर था वो 16वीं शताब्दी में जब मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर आक्रमण किया, तब रानी ने पूरी शक्ति से उसका सामना किया था। घायल होने पर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और युद्ध भूमि में ही वो शहादत दे देते हैं। रानी दुर्गावती आज भी साहस और बलिदान का प्रतीक मानी जाती हैं। हमारे जितने भी गोंड भाई आदिवासी लोग हैं, ये उनको एक रानी की तरह पूजते हैं। रानी दुर्गावती की जीवनी की बात करूं तो उनका जन्म, वंश और आरंभिक जीवन जो था, उनका जन्म स्थान था कालिंजर दुर्ग, बांदा जिले के पास उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्म तिथि जो थी वो थी 15 अक्टूबर 1524। कुछ इतिहास के अनुसार यही तिथि बताई जाती है। इनके पिता थे राजा कीरत सिंह जो चंदेल राजवंश के थे। विवाह और राज्य अभिषेक जो इनका होता है, इनका विवाह जो होता है दलपत शाह से विवाह होता है। उसके बाद ये गोंडवाना की महारानी बनती हैं। दलपति शाह की मृत्यु के बाद सन 1549 रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण की ओर से 16 वर्ष तक शासन किया था। इनकी उपलब्धियां और शासनकाल की बात करते हैं तो इनकी जो नेतृत्व करने की क्षमता थी वो सामरिक नेतृत्व करती थी। उन्होंने कई व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व किया था। उन्होंने सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, न्याय, सिंचाई, शिक्षा और कला को बढ़ावा दिया। जो रणनीतिक निर्माण जो जैसे नरसिंहपुर जिले के चौरागढ़ दुर्ग जो अभी दुर्ग का निर्माण उन्होंने करवाया था। उनके कुछ प्रमुख युद्ध और बलिदान के बारे में बात करते हैं। जो मुगल आसफ खान का जो आक्रमण था 1564 में, मुगल शासक अकबर के सेनापति आसफ खान जबलपुर पर जो आक्रमण करते हैं, रानी दुर्गावती अपने वीरता का प्रदर्शन करते हुए रानी ने डटकर मुकाबला उन पर करते हैं। अंतिम क्षणों में भी आत्म बलिदान पर चुनते हैं ताकि अपमान ना सहना पड़े। उनके बलिदान को आज भी श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। रानी दुर्गावती ने भारतीय इतिहास में असाधारण वीरता
और बलिदान और प्रशासनिक योग्यता का परिचय देते हैं। दोनों राजाओं का योगदान गोंडवाना और भारत की सामरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। हम आदिवासी समाज गोंड और उनके शासन और संस्कृति की बात करें तो गोंड शासकों ने कृषि, तालाब, जो इसको पहले भी अपन बात कर चुके हैं, जो सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया करते थे। जंगलों को साफ कर खेती योग्य भूमि को भी तैयार करते, जो उनकी फसलें थी, धान, गन्ने जैसी उनकी प्रमुख फसलें थी। शासकों ने कला, साहित्य और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करूं तो बख्त बुलंदशाह ने जो थे, मुगलों के दबाव में इस्लाम स्वीकार किया, लेकिन कभी भी अपने प्रजा को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया। कि जो गोंडवाना साम्राज्य के पतन की बात करूं तो कहा जाता है 18वीं शताब्दी में गोंडवाना पर मराठों ने आक्रमण किया था। उस वक्त नागपुर के भोसले राजाओं ने गोंडवाना साम्राज्य को अधीन कर लिया था। 1818 के बाद जो अंग्रेजों ने मराठों को परास्त किया और गोंडवाना उनके अधीन में चला गया था। एक इतिहास या फिर कुछ सोर्स की माने तो सन 1853 तक गोंडवाना का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। अंततः 1947 में स्वतंत्र भारत के साथ गोंडों के शेष जमींदारी क्षेत्र का विलय होता है। कुछ प्रमुख तिथियां, कुछ ऐसी प्रमुख रचनाएं, स्थापना जो हुई, जो 1320 में चंद्रपुर राज्य की स्थापना होती है। 1328 में जादूराय द्वारा गढ़ामंडला साम्राज्य की नींव रखी जाती है। 1398 में नरसिंह राय, खेड़ला के राजा, उसकी नींव रखी जाती है। 15वीं शताब्दी जाटवा द्वारा देवगढ़ साम्राज्य की स्थापना की जाती है। 1488 से 1541 संग्राम शाह का शासन और 52 किलो पर विजय जो था, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। 16वीं शताब्दी में रानी दुर्गावती का शौर्य और बलिदान जो था। 1740 और 1750 के बीच मराठों ने गोंडवाना पर कब्जा करते हैं और 1853 अंग्रेजी शासन का पूर्ण अधिकार हो जाता है गोंडवाना। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद गोंडवाना भारतीय गणराज्य में विलय हो। गोंडवाना साम्राज्य का ऐसा गौरवशाली अध्याय जिसने भारत की आत्मा को बहुत बड़े व्यापी रूप में आकार दिया। जादूराय जी से लेकर शंकर शाह और रानी दुर्गावती तक यह कहानी साहस, संस्कृति और संघर्ष की गाथा को गाता है। भले ही साम्राज्य का खात्मा हो गया हो, लेकिन गोंडी जनजाति की पहचान और उसका गौरव आज भी जीवित है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही कई जनजाति जो आदिवासी समाज के हैं, जैसे भील जनजाति, कोरकू जनजाति, इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे को मोटिवेशन मिले इन सब टॉपिक्स पे वीडियो बनाने पर। मैं चाहता हूं कि आदिवासी इतिहास के बारे में हर वो बच्चा मैं तक पहुंच पाए जो मेरे तक नहीं पहुंच पाई। मैं कोशिश करता रहा, कई ऐसे चीज़ों पर खंगोलता रहा, लेकिन मुझे कोई ऐसा रिसोर्स नहीं मिल पाया, कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल पाया जिससे मैं जान सकूं अपने इतिहास के बारे में। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। सेवा जोहार, जय आदिवासी।